तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब तक हमने ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी बॉडी में आती है। मींस हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, हमें डिजीज जो रिप्रोडक्टिव डिजीजेस हैं वो होने की वजह से सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर होती क्या है? WHO ने क्या कहा है हेल्थ के बारे में? WHO का कहना है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being। क्या मतलब है इसका? हेल्थ जो है किसी भी पर्सन के अंदर, हम किसी को हेल्दी कब कहेंगे? एक तो उसके शरीर में कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसको कोई बीमारी ना हो शरीर से, यानी कि फिजिकल, मेंटल। अब उसको शरीर से कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो डिप्रेशन में है, हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, ठीक है, तो उसको भी कहेंगे क्या हम? मेंटल डिजीज है, तो वो भी क्या है? हेल्दी नहीं है। चलो मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो तो शरीर से भी कोई बीमारी नहीं है, दिमाग से भी वो हेल्दी है, कोई डिप्रेशन में नहीं, एंजाइटी में नहीं, लेकिन फिर भी वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, यानी कि वो सोशल नहीं है। कोई चार लोग खड़े होते हैं तो वो बात नहीं कर पाता है, या उसको कई लोगों के साथ उठने बैठने में मुश्किल आती है, वो अवॉइड करता है कि मैं कम से कम लोगों से मिलूं, ज्यादा गैदरिंग में नहीं जाऊं, तो ऐसे पर्सन को भी हम हेल्दी नहीं मानते हैं। तो बात करते हैं अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और बिहेवियरल well-being in all respects of reproduction। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है, कुछ भी है, उसमें वेलबींग होना, वेलबींग होना मीन्स सब ठीक होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फिजिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नॉर्मल हैं, मेंटली भी वो पर्सन स्टेबल है, सोशली भी ठीक है, और बिहेवियर जो है उसका, सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो भी नॉर्मल है। तो इस तरह की जिसकी हेल्थ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। लेकिन कई कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि हम अपनी कंट्री ही मान लें इंडिया, वहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो स्टेटस है वो बहुत ही बुरा है। इवन अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो बताता ही नहीं है, वो डिस्कस करना ही एक ऐसे माना जाता है कि ये बहुत ही गलत बात है। अगर कोई पर्सन कहे कि उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो हम उसको कैरेक्टरलेस मानते हैं, चरित्रहीन मानते हैं, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर हमारी सोसाइटी में ऐसी रूढ़िवादी ऐसी सोच जो है अगर रहेगी तो ऐसा, इससे क्या होगा? देखते हैं। अगर देखो, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स, सबको मालूम है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे कि डिजीज कैसे होती है, क्या है। तो ये डिजीज हम सबको मालूम है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ठीक है, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में ड्यूरिंग सेक्सुअल जो है कॉन्टेक्ट के थ्रू ये फैलती है। लेकिन इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। तो लोग जो है इसी डर से कि ये डिजीज जो है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो वो अपने आप को बताता नहीं है और फाइनली वो एड्स में एंटर कर जाता है।
HIV वायरस जो है वो 6 महीने से लेकर 10 साल तक किसी के अंदर आज गया है तो 6 महीने से लेकर 10 साल तक उसको एड्स डिजीज करने में इतना टाइम लग जाता है। मीनवाइल अगर वो चेक कराता है और किसी को बताता नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो वो एड्स में चला जाएगा और फाइनली वो उसकी डेथ हो ही जाएगी। लेकिन इस बीच ये पर्सन अगर मान लो 10 लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है, हो सकता है कि उसको खुद को नहीं पता हो कि वो HIV पॉजिटिव है, या पता होते हुए भी लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और वो 10 लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है और उन 10 लोगों को भी वो HIV पॉजिटिव कर रहा है, तो हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसे होगी? अगर यही एक पर्सन अपनी समझदारी दिखाता और ये इमीडिएटली ट्रीटमेंट ले लेता, हालांकि वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को एंटीवायरल ट्रीटमेंट, जैसे आपने रेमडेसिविर ये सब नाम सुन रहे हो ना आजकल टीवी पे न्यूज में, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ब्लैक हो रहे हैं। रेमडेसिविर क्या है? इट इज एन एंटीवायरल ड्रग। तो ऐसी एंटीवायरल और बहुत सारी मेडिसिन हैं, रेमडेसिविर भी HIV में ही यूज होती है। तो इसको हम यूज करके हम उस पेशेंट की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, और अगर उसको पता होगा कि उसको दूसरे लोगों को बचाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये 10 लोग HIV पॉजिटिव होने से बच सकते थे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी में जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया है, जहाँ पर रूढ़िवादी लोग हैं, पुराने सोच रखते हैं, नई चीज को नहीं अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक मैसेज देखा कि किसी हॉस्पिटल या पता नहीं कहाँ के वेटिंग हॉल में आजकल ऐसा हो रहा है ना कि एक सीट और दूसरी सीट को जो है ऊपर क्रॉस लगाया होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट ओवर हियर, आपको यहाँ पर नहीं बैठना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, इस एक सीट पर 2 लोग इकट्ठे एक साथ बैठ रहे हैं। तो इन लोगों को समझाना कि ये सीट पे नहीं बैठना का मतलब ये नहीं है कि एक सीट पे आप 2 लोग बैठ जाएं, मतलब तो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मीनिंग हम डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया जैसी कंट्री में समझाना इज नियरली इम्पॉसिबल, जहाँ लोग को पता ही नहीं है कि खाने पीने और उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की यहाँ पर बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अपनाई जा सकती हैं इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, क्या क्या किया जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? पहली प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आ रही है, सबसे बड़ी जो जड़ है, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बहुत ही हायर रेट पर इंक्रीज हो रही है। हालांकि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज जो है वो गवर्नमेंट ने अपनाई है। जैसे कि 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जो सबने सुना होगा, दैट इज, उसका स्लोगन था हम दो हमारे दो। तो गवर्नमेंट जो है हमारी वो प्रमोट करती है कि आपके सिर्फ 2 ही बच्चे हों और अगर इससे ज्यादा हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अब फाइन लगाएगी। इवन कि इंडिया में ऐसे रूल्स हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। अब तक हम ये सुनते आ रहे थे कि चाइना जो है पॉपुलेशन उसकी सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन चाइना ने इस ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाकर कंट्रोल कर लिया है। चाइना में क्या स्ट्रेटेजी है कि यू कैन हैव ओनली 1 चाइल्ड, अगर आपका दूसरा बच्चा होगा तो उसको वो ऑटोमेटिकली उठाकर आर्मी में भर्ती कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ है, चाइना की आर्मी भी बढ़ गई और लोग ये सोचकर कि अगर सेकंड बेबी होगा हमारे पास तो वो रहेगा ही नहीं, तो वो लोग खुद ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज करके ध्यान रखते हैं कि सेकंड चाइल्ड हो ही नहीं। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी इंडिया में भी स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करवानी चाहिए, तो ही पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ओवर पॉपुलेशन, और इसके लिए स्ट्रेटेजी जो अब तक अपनाई गई है दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि बहुत हद तक अनसक्सेसफुल ही रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है दैट इज अर्ली मैरिज। अब तो खैर बहुत लोग बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई क्लासेस ऐसी हैं, कई रूरल एरिया ऐसे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की।
गर्ल चाइल्ड को वो मानते ही इसलिए कि गर्ल चाइल्ड आई है तो सबसे पहले उसके पैदा होते हैं उनको टेंशन होती है कि इसकी शादी करनी है ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक गर्ल चाइल्ड जो है वो अचीव कर सकती है, ना एजुकेशन ना कोई और चीज, उनको सिर्फ एक मैरिज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि मैरिज हो जानी है। और ये भी मैरिजेबल एज जो है 11 से 14 साल की लड़कियों में सबसे ज्यादा देखी गई है कि ये चाइल्ड मैरिज जो है वो कर दी जाती है। अब इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि 11 to 14 इयर्स, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उस फीमेल के वो अब तक तैयार ही नहीं हुए हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो अभी इमैच्योर हैं, और इस टाइम पर अगर उस पर रिप्रोडक्शन का बोझ डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? इट विल लीड टू डिसऑर्डर्स और डिजीजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी छोटी एज में जब यूट्रस जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, ओवरीज जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं हुई है पूरी तरह से। यस, प्यूबर्टी आ गई है लेकिन अभी वो मैच्योरिटी पे नहीं है, मैच्योरिटी अभी स्टार्ट हुई है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा होंगी। स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या अपनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से? स्ट्रैटेजी जो है वो है मैरिजेबल एज डिसाइड होना, जो कि फीमेल्स के लिए 18 इयर्स और मेल्स के लिए 21 है। हालांकि एक नया प्रपोजल भी आया है, आई डोंट नो वो ओके हुआ है या नहीं हुआ अभी तक, कि फीमेल्स की एज 21 और मेल्स की एज 24 होनी चाहिए। मैरिजेबल एज ये होनी चाहिए, इससे कम अगर आप मैरिज करते हैं तो वो इस एक्ट के अगेंस्ट होगा, और उसके लिए एक हैवी फाइन और साथ में पनिशमेंट भी जो है, जेल भी जो है वो कही गई है। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंडिया में प्रॉब्लम फेस होती है वो है हेल्थ ऑफ मदर। जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको तो मालूम है कि गांव में कोई डॉक्टर बहुत ही मुश्किल से कोई मिलता है, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज बहुत बनी हुई है लेकिन डॉक्टर वहां कभी भी अवेलेबल नहीं होते हैं। रिजल्ट क्या है कि डिलीवरी के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम लोगों को 40 से लेकर 50 किलोमीटर दूर तक नियर बाय सिटी में आना पड़ता है फॉर द डिलीवरी। और इस बीचों बीच जो इतना क्रिटिकल टाइम होता है उस टाइम पर फीमेल की जो हेल्थ है वो सफर करती है। अभी भी यहाँ अबोहर में भी अगर हम डाटा उठा लेना तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहले गांव में दाइयों के भरोसे जो है डिलीवरी छोड़ देते हैं। दाई क्या होती है? दाई जो है एक ट्रेन्ड लेडी होती है जो कि डिलीवरी कर सकती है। लेकिन आजकल जब हमारे पास इतनी अच्छी सैनिटाइजेशन, इतने अच्छे जो है स्टरलाइजेशन, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब हैं, तो दाई जो है किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस को घर के सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, हैंडल नहीं कर सकती हैं। इसके लिए एक प्रॉपर हमें हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है जहां पर इमरजेंसी में कोई भी दवाइयां या उसको संभालने के सारे तरीके जो है वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन अभी भी लोगों को इन फैसिलिटीज के लिए अपने गांव से अगर कितने किलोमीटर दूर, यानी कि लगभग 1 से 2 घंटे का रास्ता ट्रैवल करके आना पड़ता है। और ट्रैवलिंग में भी क्या है कि आपके पास अपना व्हीकल भी नहीं है, तो कितना मुश्किल है आप सोचिए। इस पूरे सिनेरियो में हेल्थ सिस्टम के हमारे इतने वीक होने की वजह से जो मदर की हेल्थ है वो सफर करती है, या तो वो मर जाती है, अगर वो बच गई तो वो कोई ना कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज, कोई ना कोई ऐसी बीमारी से पूरी उम्र जो है वो जूझती रहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने बनाई है पीएचसी, हर एक गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड होती हैं कुछ आशा वर्कर्स। गांव में आती हैं आशा वर्कर्स, ऐसी लेडीज होती हैं 10th पास होती हैं, इनको थोड़ा सा आइडिया दिया होता है कि ये घर घर जाकर सारा सर्वे करती हैं और पता करती हैं कि किस घर में कौन सी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको प्रॉपर जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, जो टाइम से उसको जो वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, जैसे टेटनस का इंजेक्शन है, तो ये सब चीजें उसको प्रॉपर मिली या नहीं मिली, इसके लिए उनको एक कार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो कार्ड को मेंटेन करती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो इतनी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन
वहां पर जाकर जो हाल है वो बहुत बुरे होते हैं सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन अपनी तरफ से गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज जो है वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई तो गई हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दैट इज डिफॉर्मिटीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम है दैट इज डिफॉर्मिटीज। अब देखो, अगर कोई फीमेल है, उसकी अर्ली मैरिज हुई है, अर्ली मैरिज मीन्स जो मैंने आपको बोला है ज्यादातर 11 से 14 साल में, इतनी एज में अगर ये फीमेल जो है ये रिप्रोडक्शन करेगी तो बहुत चांसेस हैं, एक तो उसको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अभी कुछ नॉलेज नहीं होती इतने छोटे बच्चे को, और दूसरा उसको ये भी नहीं पता मुझे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या अपनी केयर कैसे करनी है, और इस सारी प्रॉब्लम के चलते देयर आर लॉट्स ऑफ डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज मतलब बच्चा जो है, जो बेबी है जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, और अगर ऐसे एबनॉर्मल बेबीज सोसाइटी में होंगे, नई जनरेशन ऐसी होगी तो देश कैसे तरक्की करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हुई है, और इसको भी कवर अप करने के लिए, डिफॉर्मिटीज को कवर अप करने के लिए यही आशा वर्कर्स वाला ही तरीका अपनाया गया है कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी पर वॉच रखा जाए कि क्या वो प्रॉपर डाइट ले रही है नहीं, और कुछ एक एरियाज में, कुछ एक स्टेट्स में तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है उनको मंथली कुछ पैसे भी मिलते हैं, आशा वर्कर देके जाती हैं फॉर प्रॉपर हेल्दी डाइट। जो लोग अच्छा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए प्रॉपर एक हेल्दी डाइट कि वो खा सकें, इसके लिए भी उनको पैसे जो है वो मिलते हैं। ऐसी स्कीम्स बहुत है गवर्नमेंट के पास, जैसे आपने एक डिजीज सुनी होगी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी ऐसा है, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री है, लगभग 8 से 9 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, और प्लस जो पर्सन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना फ्री ट्रीटमेंट लेता है ना, उसको 500 रुपीज पर मंथ जो है वो मिलते भी हैं। किस चीज के लिए? टू हैव अ हेल्दी डाइट। क्योंकि टीबी में पेशेंट को क्या होता है, एक तो उसका वेट लॉस हो जाता है एक्सट्रीम, एकदम पतला दुबला पतला सा हो जाएगा, भूख नहीं लगती है, और ऐसे में हम डाइट जो रिकमेंड करते हैं वो होती है नॉन वेजिटेरियन डाइट, तो गवर्नमेंट उसके लिए पैसे भी दे रही है। ये पंजाब में चल रहा है, लेकिन कई स्टेट्स में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको भी अच्छी डाइट के लिए जो है पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम दैट इज MMR, दैट इज मैटरनल mortality rate। मैटरनल मीन्स मदर का, रिलेटेड टू मदर, मॉर्टेलिटी होता है डेथ रेट। 1000 लोगों में, यानी कि 1000 प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन पर कितनी जो फीमेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट अर्ली मैरिज के केस में बहुत ही हाई होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कई तरीके अपनाए हैं। अब जैसे कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसको अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है तो उसके लिए आधार कार्ड जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। बिना उस फीमेल के आधार कार्ड के प्रेगनेंसी का कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट का कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर है, कहीं पर भी उसके अपने आधार कार्ड के बिना नहीं होगा। और आधार कार्ड में एग्जैक्ट एज जो है वो शो करनी पड़ती है। कैसे एज शो करती है? या तो 10th के सर्टिफिकेट से या बर्थ सर्टिफिकेट से। अगर एज कम होगी, डॉक्टर देखेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, अगर 18 साल से कम है एज फीमेल की और वो प्रेग्नेंट है तो इमीडिएटली उसकी जो है कंप्लेंट कर दी जाती है। ये सारा रिकॉर्ड एवरी मंथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, वो हर महीने आकर चेक करते हैं। एक एक का डाटा जो है वो आपको डिटेल भेजनी पड़ती है, हर एक प्राइवेट भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्योंकि अर्ली मैरिज होती है तो जो फीमेल्स हैं अभी उनको पता ही नहीं होता कि अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस तरह से हेल्दी रखना है और कब वो डिजीज स्टेट में है।
ऐसी ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनके वेजाइनल जो है बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या फंगस, इतनी सीवियर इन्फेक्शन होती है, उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको इतना डिस्चार्ज हो रहा है और इतनी गंदी उसमें से स्मेल आ रही है, वो फंगल है इन्फेक्शन, वो बैक्टीरियल है, मिक्स होती है, सभी तरह का होता है, उनको मालूम ही नहीं होता। एचबी उनका 6-7 ग्राम होता है और वो घर के सारे काम कर रही होती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उनको लगता ही नहीं कि वो बीमार है, उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली अपनी बॉडी की केयर उनको करनी कैसे है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि उनको ये खाना बनाना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं और ये सब काम है, वो इन्हीं में लगी रहती हैं। तो इस वजह से बहुत सी ऐसे सिम्टम्स होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के, हम आगे करेंगे जो हर एक डिजीज के सिम्टम करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें आप देखोगे सबके सिम्टम्स बड़े कॉमन है। तो वो ऐसे लगता है कि चलो काम ज्यादा हो गया, थकावट हो गई होगी, डिस्चार्ज हो रहा है, चलो ये तो होता ही है, तो वो जल्दी से जो है ट्रीटमेंट नहीं लेती क्योंकि उनको डिजीज का पता ही नहीं होता। और ऐसे में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो इनिशियल स्टेज में जिनको हम ठीक कर भी सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फैल जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई है। तो ये सब जो है स्ट्रैटेजीज और ये सब जो है प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती हैं। इसके अलावा जनरल और स्ट्रैटेजीज जो है गवर्नमेंट ने जो अपनाई हैं प्रीवियस जो हमने की, एक तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में जो शुरू हुआ, दूसरा जो है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, ये स्कूल्स में गवर्नमेंट ने मिशन चलाया है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस की जाए। छोटे छोटे बच्चों को 6th-7th क्लास के जो गर्ल्स बॉयज हैं उनको रिप्रोडक्शन के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, फ्रॉम प्रिंट मीडिया यानी कि कुछ लिखे हुए कुछ देकर, या उनको जो है दिखाकर, कोई ऐसी वीडियोस दिखाकर, कुछ भी ऐसा दिखाकर जो है उनको क्लियर किया जाता है कि रिप्रोडक्शन है क्या आखिर। देखो ये जो एज होती है, इस एज में अगर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, एंड फ्रेंड्स का। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चे को सही नॉलेज आराम से मिल जाए तो वो गलत रास्ते पर कभी भी नहीं चलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स में, ये तो पिंडों में जैसे अनाउंसमेंट्स होती हैं, कोई फ्लैक्स लगा देते हैं आजकल, या न्यूज़पेपर में दिया जाता है, इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है। और स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो है वो टाइम टू टाइम ऐसे लेक्चर्स जो है वो स्कूल में दिए जाते हैं ताकि बच्चों को पता हो कि रिप्रोडक्शन और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे उनको इन चीजों से बचना है और अपना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बच्चों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के बारे में, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब ग्रो होंगे तो आप अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस महसूस करेंगे। अगर ये चेंजेस बॉडी के पहले से पता हो तो यू आर ऑलरेडी अवेयर और आपको गलती लगने के चांसेस जो है वो कम होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, अगर ये सब चीजें नहीं भी अपनाई जाती हैं तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस वो फ्री की हुई है। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस क्या है, ऐसी डिवाइसेस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी दवाइयां जो कि बर्थ कंट्रोल को रोक सके ताकि पॉपुलेशन का रेट जो है वो कम आ सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई जो है लॉज भी बनाए हैं फॉर क्राइम एंड फॉर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट चाइल्ड सेक्स अब्यूज। किसी भी तरह से कोई अब्यूज करता है, अब्यूज मींस किसी भी तरह से कोई सेक्स रिलेटेड कुछ भी क्राइम है या कोई किसी को परेशान करता है सेक्सुअली, तो उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग लॉ जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है रिसर्च जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है ताकि कोई नए से नए ऐसे जो हैं तरीके अपनाए जाएं जिससे कि हम अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सके और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बचा सके। अभी जो है प्रेजेंटली जो कॉन्ट्रासेप्शन है, ज्यादातर अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या होते हैं, पिल्स होती हैं, कई चीजें होती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, ये हमेशा टारगेट करते हैं फीमेल को।
फीमेल्स के लिए ही हमेशा ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स बने हैं। अभी कुछ साल पहले चाइना ने मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाए थे। कुछ हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं मेल के लिए भी, लेकिन मेल जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसमें कभी भी कोई दवाई नहीं है। मेल कॉन्ट्रासेप्शन की एक पिल बनाई थी उन्होंने कि वो पिल अगर लेंगे तो उससे जो स्पर्म्स की सिक्रीशन है वो सप्रेस हो जाएगी। लेकिन स्पर्म की सिक्रीशन जो है सप्रेस होने के साथ साथ क्या हुआ, जो मेल हार्मोन्स हैं दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वो भी सप्रेस हो गए। अब टेस्टोस्टेरोन कम होने से क्या होगा, जो हमने पढ़े थे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो सब क्या हो गए, कम हो गए। यानी कि दाढ़ी मूछ कम हो गई, उनके शरीर के बाल कम हो गए, आवाज पतली होने लगी फीमेल जैसी। इसीलिए मेल जो कम्युनिटी थी उन्होंने बैन कर दिया इसको, उन्होंने कहा इसका बैकआउट कर दिया कि हम लोग ये टैबलेट नहीं लेंगे। इंडिया में भी आई थी ये टैबलेट, लेकिन ये बिग जो है इसका जो है डिजास्टर रही, बिल्कुल फेल हो गई है मेडिसिन। तो हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो टारगेटेड रहता है टुवर्ड्स फीमेल्स, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं होती जो कि नुकसान पहुंचा सके। सबसे ज्यादा जो कॉमन चलती है टैबलेट दैट इज सहेली। सहेली जो है ये बनाया गया था CD CDRI लखनऊ में। पहले जो टैबलेट्स आती थी उनमें काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, फीमेल्स को चक्कर आते थे, ब्रेस्ट कैंसर। हालांकि अभी भी ये जो भी ड्रग्स हैं इनसे कैंसर का जो है वो चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का, लेकिन फिर भी ये चल रही हैं टैबलेट्स। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने ये टैबलेट बनाई थी जो सबसे ज्यादा फीमेल्स को जो है वो सूट की हैं। अब तक इनसे किसी भी फीमेल को ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। और लास्ट में गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज की हैं। तो ये सब स्ट्रेटजीज जो है गवर्नमेंट ने अपनाई हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। कल आगे करेंगे इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।